बच्चों जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे अब केमिस्ट्री में वो है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये सॉलिड स्टेट होता क्या है, लेकिन सॉलिड स्टेट को समझाने से पहले या इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, इसको समझाने के लिए सबसे पहले हम लोग मैटर की बात करेंगे कि मैटर क्या होता है। आपने पता है कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें मास होता है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। आपने पढ़ा है मैटर आपका तीन टाइप का होता है, मेनली सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस। तो कोई भी पर्टिकुलर मैटर किस स्टेट में पाया जा रहा है, सॉलिड के स्टेट में या लिक्विड के स्टेट में या गैस के स्टेट में, ये बात दो स्पेसिफिक फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। उनमें से पहला फैक्टर होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, और दूसरा फैक्टर होता है आपका थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी तो कहने का मतलब ये हो गया कोई भी पर्टिकुलर मैटर किस फिजिकल स्टेट में पाया जाएगा, सॉलिड के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में या गैस के फॉर्म में, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस मैटर में पाए जाने वाले जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कैसा है और थर्मल एनर्जी कैसी है। कहने का मतलब हो गया ये दोनों फैक्टर्स हैं जो किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है। हमें पता है किसी भी पर्टिकुलर मैटर में पाए जाने वाले जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज ये कोई मैटर है, ये इस मैटर के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। ये पार्टिकल्स आपस में जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच होते हैं, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और थर्मल एनर्जी क्या होती है, जब भी हम किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो जिस फोर्स से इंटरेक्टेड हैं वो फोर्स आपका वीक हो जाता है और ये पार्टिकल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करने की टेंडेंसी इनमें पाई जाती है। फिर यही ये फिर टेंडेंसी रखते हैं कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर पाए, या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है टेम्परेचर के राइज करने पर। तो इस एनर्जी को हम लोग थर्मल एनर्जी कहते हैं। तो when the temperature of a substance is raised, then the energy which is possessed by the different constituent particles is called as thermal energy. And what is intermolecular forces? Different constituent particles के बीच में जो force of attraction होता है उसी को हम लोग inter particle force कहते हैं। अब देखिएगा हमने यहाँ पर ये सॉलिड लिया, सॉलिड सपोज आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट हो रहा है। हम चाहते हैं गैस वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए और जो लिक्विड है आपका वो फिर से वापस आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हीट करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, या आपको जो प्रेशर है ना, प्रेशर डिक्रीज करना पड़ेगा। ऐसे लिक्विड को अगर हम फर्दर हीट करते हैं तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है, या अगर आप और इसका प्रेशर रिड्यूस करोगे तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम गैस को कूल कर दें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड को फर्दर कूल करें वो दोबारा से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है एक फिजिकल स्टेट को अगर हम दूसरे फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो टेम्परेचर में या प्रेशर में अगर हम चेंज करें तो एक फिजिकल स्टेट मैटर का दूसरे फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर। एक इंपॉर्टेंट बात, जो सॉलिड्स होते हैं ना उनमें जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, मैं इसको IF से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड के फॉर्म में मैक्सिमम होता है, जबकि जो थर्मल एनर्जी होती है वो कैसी होती है, मिनिमम होती है। जब आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, तो लिक्विड में इंटर पार्टिकल जो फोर्स है वो सॉलिड से कम हो जाता है जबकि गैस से ज़्यादा होगा, जबकि थर्मल एनर्जी आपकी लिक्विड के केस में ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू सॉलिड। अगर लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट हो जाए तो जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मिनिमम होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, जिसकी वजह से इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, जबकि इसकी जो थर्मल एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है। तो हमें यहाँ पर सॉलिड की बात करनी है। सॉलिड स्टेट में जो इंटर पार्टिकल फोर्स होता है वो मैक्सिमम होता है,
और जो थर्मल एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है। हमने क्लास 11th में लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट के बारे में स्टडी किया था 5वें चैप्टर में। उस चैप्टर का नाम था स्टेट्स ऑफ मैटर। अब क्लास 12th में हमें यहाँ पर सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कस करना है। तो अब हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स या सॉलिड स्टेट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। दैट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। हमें पता है जो सॉलिड्स होते हैं उनका पहली कैरेक्टरिस्टिक है, उनका जो मास होता है वो डेफिनेट होता है। दे हैव द डेफिनेट मास, और इनका जो वॉल्यूम होता है वो भी डेफिनेट होता है। द स्टेट ऑफ मैटर विच हैव डेफिनेट मास एंड डेफिनेट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज सॉलिड। दूसरी बात है, इनमें जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस वो कैसा होता है, वो मिनिमम होता है या लेस होता है। हमें पता है डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस वो कम होता है, जबकि इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है, फोर्स वो कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। यानी जिस पर्टिकुलर फोर्स से डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं वो मैक्सिमम होता है। तीसरा पॉइंट है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड स्टेट में वो एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, और वो इतने पास होते हैं कि वो एक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, बिकॉज द पार्टिकल्स आर फाउंड टू बी वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। क्योंकि ये पार्टिकल्स बहुत पास हैं, इस वजह से ये पार्टिकल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव नहीं करते हैं, लेकिन अपनी ही पोजीशंस पर इनमें ऑसिलेट करने की टेंडेंसी पाई जाती है, ये ऑसिलेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो आपके सॉलिड स्टेट है, सॉलिड में पाए जो भी आपके सॉलिड्स होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। आप इनको कंप्रेस नहीं कर सकते, और साथ में ये रिजिड होते हैं। कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी आपके सॉलिड्स होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी वो कैसी होती है, हाई होती है। तो हमने ये सॉलिड्स की जो भी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में बात की है कि सॉलिड में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, हमने उनके बारे में डिस्कस किया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, देखिए क्या होता है क्लासिफिकेशन, हाउ वी कैन क्लासिफाई द सॉलिड्स, उसके बारे में बात करते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। देखिए स्टूडेंट्स, अगर सॉलिड्स की बात की जाती है, हमें पता है जो सॉलिड्स होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। सॉलिड्स आपके दो प्रकार के होते हैं, उनमें से एक कहलाते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। फर्स्ट टाइप ऑफ सॉलिड कहलाएंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और दूसरे टाइप के सॉलिड्स कहलाते हैं एमोर्फस सॉलिड्स। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं। वो सॉलिड्स जिनमें पाए जाने वाले जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो अगर एक रेगुलर ज्योमेट्री में अरेंज होते हैं, ज्योमेट्री में, देन सच टाइप ऑफ सॉलिड्स आर कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्या होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, वो सॉलिड्स जिनमें पाए जाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक रेगुलर ज्योमेट्री में अरेंज हो या डेफिनेट ज्योमेट्री में अरेंज हो, सच टाइप ऑफ सॉलिड्स आर कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जो एग्जाम्पल होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के वो होता है सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट, क्वार्ट्ज इज ऑल्सो द एग्जाम्पल, ठीक है, एटसेट्रा, द एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जबकि एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनको हम ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं, दे आल्सो आर कॉल्ड एज ट्रू सॉलिड्स। अगला प्रश्न है कि एमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं। वो सॉलिड्स जिनमें पाए जाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक रेगुलर ज्योमेट्री में अरेंज नहीं होते हैं, यानी इनमें होती है इरेगुलर ज्योमेट्री, इनमें इरेगुलर ज्योमेट्री पाई जाती है। मतलब वो सॉलिड्स जिनमें पाए जाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक रेगुलर ज्योमेट्री में अरेंज ना हो,
सच टाइप ऑफ सॉलिड्स आर कॉल्ड एज एमोरफस सॉलिड्स। जो एग्जाम्पल है एमोरफस सॉलिड का वो होता है ग्लास, प्लास्टिक एटसेट्रा, दैट एग्जांपल्स ऑफ द एमोरफस सॉलिड्स। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, एमोरफस सॉलिड्स को हम स्यूडो सॉलिड्स कहते हैं, और these solids also are called सुपर कूल्ड लिक्विड्स, या इनको हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। कारण क्या है? द रीजन इज दैट क्योंकि ये जो आपके सॉलिड्स होते हैं एमोरफस सॉलिड्स, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनमें ये लिक्विड से रिजेंबल करते हैं। कैसे करते हैं? इनमें टेंडेंसी होती है वेरी स्लोली फ्लो करने की, ये बहुत स्लोली फ्लो करने की टेंडेंसी रखते हैं रूम टेम्परेचर पर, तो इनमें लिक्विड की जैसी प्रॉपर्टी पाई जा रही है, इसी वजह से इनको हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड्स कहते हैं, और दे ऑल्सो आर कॉल्ड एज द स्यूडो सॉलिड्स, इनको स्यूडो सॉलिड्स भी कहा जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर दो शब्द हैं, एक तो है आइसोट्रोपी, एक तो शब्द है आइसोट्रोपी, और एक शब्द होता है एनाइसोट्रोपी। क्वेश्चन यहाँ पर ये आइसोट्रोपी क्या होती है और एनाइसोट्रोपी क्या होती है। एक्चुअली कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें अगर हम मूव करें डिफरेंट डायरेक्शंस में, आप कोई सॉलिड, ये कोई सॉलिड है सपोज, इस सॉलिड में आप अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, तो अगर अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करने पर अगर वो सब्सटेंस सेम प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, देन such type of properties called as isotropy, and the substance is called as isotropic substance, और इस सब्सटेंस को हम आइसोट्रोपिक सब्सटेंस कहते हैं। एनाइसोट्रोपी क्या होती है? अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सॉलिड में डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करें और डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव किए जाने पर अगर सब्सटेंस सेम प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है, then such type of property is called as anisotropy, and the substance is called anisotropic substance, और उस सब्सटेंस को हम एनाइसोट्रोपिक सब्सटेंस कहते हैं। तो मैंने आपको बताया आइसोट्रोपी क्या है और एनाइसोट्रोपी क्या है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं? एनाइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में, जबकि जो एमोरफस सॉलिड्स होते हैं दे आर फाउंड टू बी आइसोट्रोपिक इन नेचर। ये इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनाइसोट्रोपिक होते हैं, इनमें अगर हम अलग अलग डायरेक्शंस में जाएं तो फिर जो मैग्नीट्यूड होता है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज का वो सेम नहीं रहता इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, लेकिन एमोरफस सॉलिड्स में अलग अलग डायरेक्शंस में मूव किए जाने पर the magnitude of physical properties are found to be same, that's why they are found to be isotropic in nature। अगला क्वेश्चन है कि हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमोरफस सॉलिड्स को किस तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मतलब डिफरेंस के बारे में बात करना चाहेंगे। तो इधर हम ले रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और राइट हैंड साइड में मैं ले रहा हूं एमोरफस सॉलिड्स। ठीक है, आप इनको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? तो पहली प्रॉपर्टी है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनकी जो ज्योमेट्री होती है, वो कैसी होती है? रेगुलर होती है, रेगुलर यानी डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, और जबकि एमोरफस सॉलिड्स होते हैं दे शो इररेगुलर ज्योमेट्री, इनकी ज्योमेट्री इररेगुलर होती है, मतलब इनडेफिनेट होती है। दूसरी प्रॉपर्टी है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, मतलब 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर पर ही ये सॉलिड्स जो होते हैं ना वो आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो एमोरफस सॉलिड्स होते हैं दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है। तीसरी प्रॉपर्टी होती है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एनाइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में, और जो एमोरफस सॉलिड्स होते हैं एमोरफस सॉलिड्स दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, ये नेचर में आइसोट्रोपिक होते हैं। चौथा पॉइंट है जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनको हम ट्रू सॉलिड्स कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज ट्रू सॉलिड्स, जबकि जो एमोरफस सॉलिड्स होते हैं इनको हम कहते हैं स्यूडो सॉलिड्स, और दे आर कॉल्ड एज
सुपर कूल्ड लिक्विड्स, इनको हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, कि जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, जैसे मैंने ये कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया, अगर आप इसको कट करें विद द हेल्प ऑफ नाइफ, देन इट गिव अ रेगुलर कट, ये एक रेगुलर कट देता है अगर आप इसको एक शार्प एज नाइफ से कट करते हैं। जबकि जो एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं ये ए रेगुलर कट देते हैं अगर हम इनको शार्प एज नाइफ से कट करें तो। साथ में जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, इनका रेंज ऑर्डर लॉन्ग होता है, जबकि एमोर्फस सॉलिड्स का शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, रेंज ऑर्डर। ठीक है, अब लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर से मतलब क्या है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब ये हो गया कि अगर आप किसी भी सॉलिड में मूव करें तो जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, वो काफी लंबी रेंज में सेम अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। जबकि इन केस ऑफ amorphous solids, if the constituent particles are arranged in a regular geometry also, तो उनमें जो अरेंजमेंट होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के फॉर्म में होता है, शॉर्ट डिस्टेंस तक ही आपका रेगुलर अरेंजमेंट होगा, उसके बाद इरेगुलर हो जाएगा। सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज सेड टू बी द शॉर्ट रेंज ऑर्डर एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसके बाद जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, हीट ऑफ फ्यूजन। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट होता है, जबकि जो एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं इनमें जो हीट ऑफ फ्यूजन होता है वो इनडेफिनेट होता है, यानी वो डेफिनेट नहीं होता। एमोर्फस सॉलिड्स में जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो इनडेफिनेट होगा, जबकि जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें डेफिनेट होता है। तो यहाँ पर हमने इसके बारे में डिस्कस किया।